दोस्तों ये कहानी एक ऐसे भयानक और सुनसान जगह की है जहां इंसान गलती से पांव रख दे तो उसकी रूह वापस लौटने के लिए तरस जाती है। ये इंस्पायर्ड है इंडोनेशिया के एक फेमस और सच्ची डरावनी फोकलोर से, जिसे सभी घोस्ट आइलैंड यानी पुलाव हंतु के नाम से जानते हैं। जब एक लड़की अपनी मां के मना करने के बावजूद अपने दोस्तों के साथ एक ग्रेजुएशन बोर्ड पार्टी में जाती है और इनकी बोट एक अनजान और श्रापित आइलैंड में फंस जाती है जिसका ना कोई नाम है और ना कोई नक्शा, तब शुरू होता है मौत और चीखों का एक ऐसा भयानक खेल जिससे बच निकलना नामुमकिन है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। दोस्तों कहानी की शुरुआत रोंगटे खड़े कर देने वाले सीन से होती है। हम एक मेंटल असाइलम का सीन देखते हैं। एक पागल लड़की लगातार डरावनी तरह से चिल्लाते हुए कह रही थी कि वो मरी नहीं है। सिस्टर उसे खाना खाने को कहती है पर वो लड़की डर के मारे पर्दे की तरफ इशारा कर रही थी। सिस्टर जब वहां जाके चेक करती है तो वहां कोई नहीं था। तभी वहां हेड नर्स आती है जो हॉस्पिटल की हेड से बात करते हुए कहती है कि 1 हफ्ते हो गए हैं और अभी तक कोई न्यूज नहीं आई है। हेड उसे उनके प्लान बी पर काम करने को कहती है। दोस्तों ये दोनों किसी लड़की को दफनाने की बात कर रहे थे, जबकि हेड नर्स चाहती थी कि उसकी बॉडी को उसकी फैमिली को दे दिया जाए, पर वहां की हेड अगले दिन उस बॉडी को दफनाने को कहती है। हम वापस उस पागल लड़की को देखते हैं जो अभी भी वो मरी नहीं है ये चिल्ला रही थी, और तभी सब कुछ हिलने लगता है। पूरे मेंटल असाइलम में एक भयानक एक्टिविटी शुरू हो जाती है। सारे पेशेंट एकदम से हवा में उड़ने लगते हैं जो कुछ देर बाद बुरी तरह नीचे गिरते हैं। डर और भाग दौड़ के बीच सभी पेशेंट्स को बाहर निकाला जाता है। हेड उस पेशेंट लड़की को अपने साथ चलने को कहती है, पर तभी पूरे हॉस्पिटल की लाइट चली जाती है। अंधेरे में हम एक डरावनी लड़की को चलते हुए देखते हैं जिसके पैरों में लोहे की चेन बंधी हुई थी। उसकी आवाज सुन के हेड जब घूमती है तो वो लड़की गायब हो चुकी थी। हेड अभी भी उस लड़की को बाहर चलने को कह रही थी जो डर के मारे छुपी हुई थी। और दोस्तों ठीक उसी वक्त सीलिंग पे लटक रही लाइट सीधे हेड के ऊपर गिरती है जिससे वो वहीं भयानक मौत मर जाती है। कहानी आगे बढ़ती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर दारा से मिलते हैं। दारा अपनी माँ के साथ रहती है। दारा अपनी माँ से ग्रेजुएशन ट्रिप के लिए अपने दोस्तों के साथ जाने की परमिशन मांगती है, पर उसकी माँ साफ इनकार कर देती है क्योंकि दारा साल में 1 बार घर आती है, इसीलिए उसकी माँ चाहती थी कि वो उसके साथ रहे। अगली सुबह जब दारा की माँ उसको उठाने आती है तो हम देखते हैं कि दारा का दोस्त नोआ उसके कमरे के बाहर छुप के खड़ा था। दारा की माँ उसे नहाने को कहकर बाहर ब्रेकफास्ट पे बुलाती है और उनके जाते ही दारा अपने दोस्त नोआ के साथ घर से भाग जाती है। अब हम दारा और उसके दोस्तों पांडु, निकी, लाती और नोआ को देखते हैं जो एक बड़ी सी बोट पर अपनी ग्रेजुएशन पार्टी एंजॉय कर रहे थे। ये लोग 4 साल से दोस्त थे, पर दारा को लगता है कि पता नहीं ये लोग फ्यूचर में इस तरह मिल पाएंगे भी या नहीं। तभी बोट का कैप्टन जमाल आके उन्हें बताता है कि वो रिजॉर्ट पहुंचने वाले हैं, इसलिए वो पैकिंग कर लें। दारा का फोन लगातार बज रहा था। उसकी माँ के बहुत सारे कॉल्स और मैसेज आए थे जिसे दारा इग्नोर कर देती है क्योंकि उसकी माँ उसे हमेशा टोकती रहती है और वो नहीं चाहती है कि दारा बाहर जॉब करे। यहाँ दारा की दोस्त लाती उसे समझाती है कि उसकी माँ को उसकी फिक्र है और वो उसे खोना नहीं चाहती, पर दारा को ऐसा नहीं लगता। लेकिन दोस्तों तभी बोट का GPS सिस्टम एक वार्निंग सिग्नल देता है। आगे जाने पे घना कोहरा दिख रहा था और एकदम से उनकी बोट एक सुनसान आइलैंड से जाके टकराती है जो कि पहले मैप पे दिख ही नहीं रहा था। बोट फंस चुकी थी। कैप्टन जमाल बताता है कि इंजन चेक करने में कुछ घंटे लगेंगे, पर 7 बजे इन्हें रिजॉर्ट पहुंचना था वरना इनकी बुकिंग कैंसिल हो जाएगी। इस बात से निकी काफी गुस्सा थी। जमाल रेडियो पर SOS मैसेज यानी कि हेल्प मैसेज भेजने की कोशिश करता है ताकि ऊंची लहरें जब आए तो उस वक्त इन्हें मदद मिल सके, पर रेडियो और GPS पूरी तरह से डेड हो चुके थे। वहां कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। बोट बुरी तरह आइलैंड में फंस चुकी थी और अब इनके पास वेट करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तभी नोआ को आइसलैंड के किनारे कुछ अजीब दिखाई देता है। ये लोग आगे जाके देखते हैं तो वहाँ एक मछुआरे की बोट पड़ी हुई थी, पर उसके सारे मछली का चारा और सामान वैसे ही पड़ा हुआ था, पर मछुआरा गायब था। इन्हें समझ नहीं आता कि आखिर कोई मछुआरा अपना चारा ऐसे छोड़ के क्यों जाएगा। थोड़ा और आगे जाने पे इन्हें एक पैसेंजर बोट मिलती है और उसका भी वही हाल था, लोग उसमें से गायब थे। लेकिन दोस्तों रोंगटे तब खड़े हो जाते हैं जब दारा को किनारे पे एक लड़की का खून से सना हुआ जूता मिलता है। उस लड़की ने SOS मैसेज भेजने की कोशिश करी थी, यानी इन लोगों ने हेल्प मैसेज भेजा था
और अगले ही पल आइलैंड के घने और डार्क जंगल के अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही थी, जो डरावनी आवाज में अपनी माँ को पुकार रही थी। नोआ को लगता है कि कोई लड़की अकेले वहाँ फंसी हुई है, इसीलिए वह सबको छोड़ के उसकी मदद करने के लिए जंगल में अंदर जाने लगता है। तब निक्की उसे रोकती है और कहती है कि वो पागल हो गया है। अगर उस लड़की के साथ बहुत सारे लोग हुए तो इनकी छोटी सी बोट में वो सब कैसे आएंगे। नोवा यहाँ निक्की को समझाता है कि इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है, वो वहाँ रुक के सिग्नल का इंतजार करे और जैसे ही सिग्नल मिले वो नोवा के फादर को कॉल कर दे, जो कि वहाँ रेस्क्यू टीम लेके आ जाएंगे। ये कहकर नोवा उस श्रापित आइलैंड के घने जंगल के अंदर चला जाता है, जिसके साथ दारा भी जाती है। रात हो चुकी थी पर घने जंगल में दारा और नोवा को कोई जिंदा इंसान नहीं मिल रहा था। दारा आखिर नोवा से पूछती है कि जब वो किसी को जानता नहीं है तो वो अपनी जान खतरे में डालकर उनकी मदद क्यों करना चाहता है। यहाँ में पता चलता है कि नोआ असल में अपनी डैड की तरह रेस्क्यू मिशन ज्वाइन करना चाहता था, इसीलिए लोगों की मदद करना उसका नेचर बन गया है। ढूंढते ढूंढते अचानक दारा का पैर किसी चीज पे पड़ता है। दोस्तों वो एक मोबाइल फोन था जिसकी बैटरी अभी भी चार्ज थी। इसका सीधा मतलब था कि फोन गिरने वाले को वहाँ आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। तभी इन्हें वापस एक आवाज सुनाई देती है जो अपनी माँ को पुकार रही थी। ये लोग अब उस आवाज की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते में एक झूला दिखता है जो अपने आप चल रहा था, पर इनकी नजर उस पे नहीं पड़ती। थोड़े आगे जाने पे इन दोनों को झाड़ियों के पीछे कोई भागता हुआ दिखता है, पर अब वो आवाज अलग अलग डायरेक्शन से आने लगी थी। नोआ दूसरी तरफ और दारा दूसरी तरफ ढूंढने चली जाती है। दारा ढूंढते हुए एक पेड़ के पास पहुंचती है जहाँ एक इंसान अंधेरे में बैठा हुआ था, जिस पे दारा जब हाथ रखती है तो दोस्तों उसके होश उड़ जाते हैं। वो कोई जिंदा इंसान नहीं था बल्कि एक बुरी तरह सड़ी हुई लाश थी। ये देख के डर के मारे दारा जोर से चीखती है। उसकी चीख बीच पे सारे दोस्तों ने सुनी थी, इसीलिए पांडु टॉर्च लेकर उन्हें ढूंढने निकल जाता है। नोआ भाग के दारा के पास आता है और उसे संभालता है। ये दोनों बाहर निकलने की कोशिश करते हैं पर इन्हें रास्ते में दो और लाशें मिलती हैं जो बुरी तरह सड़ चुकी थीं। बाहर जाते वक्त दारा नोआ को बताती है कि उसने एक औरत को भागते हुए देखा था जो पल भर में गायब हो गई थी। उसे नहीं पता कि वो इंसान थी भी या नहीं। नोआ उसे समझाता है कि अंधेरे में पेड़ इंसान की तरह ही लगते हैं और शायद दारा को वही दिखा होगा। दोस्तों ये लोग कितनी भी कोशिश कर लें घूम फिर कर वापस उसी जगह लौट आते हैं जहाँ से ये लोग चले थे। वो आइलैंड एक भूल भुलैया बन चुका था। अचानक दारा के चेहरे पर खून की बूंदें गिरती हैं। ये लोग ऊपर देख ही रहे थे कि उसी वक्त अंधेरे में इनका दोस्त पांडु वहाँ आता है, पर दारा को शक था कि वो उनका दोस्त पांडु है भी या नहीं, क्योंकि उस आइलैंड पे सच और झूठ पता नहीं लग रहा था। पांडु की घड़ी का कंपास ठीक से काम नहीं कर रहा था। ये लोग पांडु के पास आते हैं जो इन्हें काफी देर से ढूंढ रहा था। अब ये दोनों पांडु को ले जाकर वहाँ पड़ी लाशें दिखाते हैं। तब पांडु एक तरफ टॉर्च मारता है और दिखाता है कि वहाँ एक और लाश पड़ी है। तभी दारा पांडु को उस पेड़ के पास ले जाती है जहाँ खून की बूंदें टपकी थी। उस पेड़ पे एक लाश लटकी हुई थी, पर दोस्तों वो एक ही लाश नहीं थी। उस आइलैंड के हर पेड़ की ऊंची डालियों पर दर्जनों लाशें लटकी हुई थी, मानो वो लाशों का आइलैंड हो। नोआ को लगता है कि शायद ये किसी जंगली जानवर का काम है, पर दारा उससे सहमत नहीं थी, क्योंकि आखिरकार ऐसा कौन सा जानवर है जो इतनी हाइट पर एक इंसान को फेंक सकता है। दोस्तों यहाँ इन लोगों के बीच में बहस हो जाती है, क्योंकि दारा के हिसाब से ये लोग बार बार उसी जगह आ रहे थे। नोआ को लगता है कि घबराहट में दारा को ऐसा लग रहा है। तब पांडु इन्हें शांत करवाता है, क्योंकि अभी बाहर निकलना ज्यादा जरूरी था। अब ये लोग पांडु के साथ बाहर जाते हैं। पांडु एक पेड़ पर रस्सी बांध देता है ताकि अगर वो वापस उस जगह आए तो इन्हें पता चल जाए। आगे बढ़ते हुए इन्हें जमीन पे बहुत सारी हड्डियां मिलती हैं, जिससे प्रूफ हो जाता है कि जो लाशें अभी इन्हें मिली हैं वो पहले विक्टिम नहीं थे, पहले भी वहाँ बहुत से लोग मर चुके हैं। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं और उसी झूले वाली जगह के पास पहुँचते हैं, यानी बीच अब काफी पास थी। और दोस्तों यहाँ आता है ट्विस्ट, पांडु गायब हो चुका था। ये लोग पांडु को पुकार रहे थे और पांडु इन लोगों को, जबकि ये लोग आमने सामने थे पर एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। पांडु को फिर से वही लड़की भागते हुए दिखाई देती है जिसका वो पीछा करता है। उधर बाहर निकलने के चक्कर में दारा और नोआ वापस उसी जगह पहुंच जाते थे। दारा समझ चुकी थी कि उस आइलैंड पे कुछ तो गड़बड़ है और वहाँ जो लाशें मिली थी उन्हें उस आइलैंड पे मार दिया गया था और अब आइलैंड से निकलना इतना आसान नहीं है। नोआ दारा को शांत कराता है क्योंकि उन्हें पहले पांडु को ढूंढना था। इसके बाद ये लोग साथ मिलकर किनारे का रास्ता ढूंढेंगे और उसके बाद उस लड़की को बचाएंगे। ये सुनते ही निक्की को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि नोआ को अभी भी उस लड़की की पड़ी थी। उसे अभी भी लग रहा था कि वो लड़की इंसान है, जबकि ऐसा नहीं था। तभी इन्हें वहाँ उस असाइलम का बोर्ड मिलता है।
ठीक उसी समय बीच पर जमाल हेल्प के लिए फायरवर्क छोड़ता है, जिसे पांडु, नोआ और दारा भी देखते हैं। तभी पीछे से वो लड़की भागते हुए पांडु को देखती है और पांडु उसका पीछा करते हुए जंगल के अंदर चला गया था। कुछ देर बाद किनारे पे हम देखते हैं कि इनकी बोर्ड अपने आप चेन से बंध गई थी, जिसे जमाल खोलने जाता है। उसे चेन खोलने में काफी ताकत लग रही थी, पर अचानक ही जमाल को ईविल एंटिटी अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे जमाल सीधे इंजन पे जाके गिरता है और उसके शरीर के टुकड़े हो जाते हैं। जमाल मर चुका था। उसी वक्त निक्की और लाती को चेन की आवाज सुनाई देती है। वो देखती हैं कि वो ईविल एंटिटी बोर्ड के ऊपर खड़ी हुई थी, जिसे देख के डर के मारे ये लोग भी आइलैंड के अंदर भाग जाती हैं। उधर आइलैंड के अंदर नोआ और दारा को वही मेंटल असाइलम दिखता है, जिसके अंदर दारा चलने को कहती है, क्योंकि वहां जाकर ही इन्हें सवालों के जवाब मिल सकते हैं कि आखिर इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पर दोस्तों, इन पे वो ईविल एंटिटी नजर रखे हुए थी। दोस्तों, आइलैंड पे ये भयानक खेल अब अपने एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुका था। दूसरी तरफ पांडु को वो लड़की पेड़ के पास बैठी रोते हुए दिखाई देती है, जो अपनी माँ को पुकार रही थी। पांडु जैसे ही उसकी मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, तभी हम एक लोहे की चेन को पांडु की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। ईविल एंटिटी ने पांडु को पेड़ से उस चेन के जरिए लटका दिया था और यहाँ पहली बार उस ईविल एंटिटी का सबसे भयानक और डरावना चेहरा देख पाते हैं, जो जोर से चिल्लाती है। पांडु डर के मारे नीचे गिरता है। वो उठकर देखता है तो वो ईविल एंटिटी उसके ठीक सामने खड़ी थी। जैसे ही पांडु टॉर्च उसके मुंह की तरफ लेके जाता है, वो अचानक गायब हो जाती है, जिसे पांडु इधर उधर ढूंढता है। तभी वो एक जगह दिखाई देती है, जो एक जानवर की तरह रेंगते हुए सीधे पांडु पर झपटती है। डर के मारे पांडु वहाँ से भागता है, पर वो भाग के वापस उसी जगह आ गया था। इधर नोआ और दारा असाइलम के अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही नए असाइलम की हेड की लाश मिलती है, जो अब पूरी तरह से कंकाल बन चुकी थी। वहाँ रखे कैलेंडर से इन्हें पता चलता है कि असाइलम 10 साल पहले हुआ करता था। आगे जाने पर इन्हें असाइलम की ग्रुप फोटो मिलती है और दोस्तों, नोआ यहाँ एक बड़ा राज खोलता है। नोआ के पिता ने उसे बताया था कि इंडोनेशिया में आज भी ऐसे आइलैंड हैं जो गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर नहीं हुए हैं, यानी उनका कोई नाम ही नहीं है, जिनके बारे में कोई नहीं जानता। ये आइलैंड संक्रमित लोगों और मेंटल डिसऑर्डर वालों के लिए शेल्टर बनाए जाते थे, क्योंकि दोस्तों कई साल पहले मेंटल डिसऑर्डर को एक अपमान माना जाता था। इसलिए अमीरों की फैमिली अपने पागल फैमिली मेंबर्स को इन्हीं जगह पर छोड़ जाया करती थी, और ये आइलैंड उन्हीं में से एक है जहां ये लोग अभी फंसे हुए हैं। तभी इनकी नज़र वहां लगे मैप पर जाती है, जहां से इन्हें जनरेटर रूम के बारे में पता चलता है। ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये लोग जनरेटर रूम में जाके लाइट्स ऑन करेंगे और वहां लगे स्पीकर के जरिए पांडु को डायरेक्शन देंगे ताकि वो इन तक पहुंच पाए। पर उन्हें पता नहीं था कि वो ईविल एंटिटी ऑलरेडी असाइलम में पहुंच चुकी थी। आगे जाते हुए उन्हें आर्काइव रूम भी दिखता है। तभी उन्हें एक कमरे में बिस्तर पे एक लड़की चादर ओढ़ के लेटते हुए दिखाई देती है, पर दोस्तों वहाँ कोई नहीं था, बल्कि वो लड़की ठीक इनके पीछे खड़ी थी, जो अभी तक इन्हें भटकाती आ रही थी। उस कमरे की दीवारों पे ड्राइंग्स बनी हुई थी, मानो किसी छोटे बच्चे ने बनाई हो। अब नोआ और दारा जनरेटर रूम में पहुंचते हैं। जनरेटर का फ्यूल खत्म हो चुका था, जिसे ये लोग वहां रखे ड्रम से भरते हैं और उसे ऑन करते हैं, जिससे असाइलम में लाइट आ जाती है। उधर जंगल के अंदर निक्की और लाती डर के मारे भागते हुए काफी अंदर आ चुकी थी। ये लोग टॉर्च की लाइट बंद करके बैठी हुई थी ताकि वो ईविल एंटिटी इन्हें देख ना पाए। तभी इन्हें वहाँ भारी चेंज की आवाज सुनाई देती है। कुछ देर बाद इन्हें पांडु की आवाज सुनाई देती है, जो उस लड़की को बाहर आने को कह रहा था। लेकिन उसी वक्त निक्की को पास के बने हुए घर से म्यूजिक की आवाज सुनाई दे रही थी। निक्की वहाँ उस घर में जाकर हेल्प मांगने को कहती है, पर लाती उससे कहती है कि वो पांडु पे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, जिस पे निक्की मान जाती है। ये दोनों पांडु की टॉर्च लाइट की तरफ जाते हैं और ये लोग छुप के वहाँ देखते हैं। तभी वो लड़की पांडु के ठीक पीछे चलती हुई नजर आती है। उस लड़की को देखकर निक्की और लाती समझ जाती हैं कि ये वही लड़की है जिसे इन लोगों ने बोर्ड पर देखा था। दोस्तों, लाती पांडु की मदद करना चाहती थी, पर निक्की उसे रोकती है, क्योंकि उनकी एक गलती पांडु को जान से मार सकती है। क्या निक्की लाती से कहती है कि वो लोग उस घर में जाके लोगों से मदद मांगेंगे, जिसके बाद वो लोग आके पांडु को बचाएंगे, और वो लाती को लेकर चली जाती है। पर दोस्तों, वो ईविल लड़की चेन से पांडु को घसीटते हुए लेकर जाती है और एक पेड़ पर जाके पटकती है। पेड़ की नुकीली टहनी पांडु के शरीर के आर पार घुस जाती है। उधर असाइलम में नोआ रेडियो के जरिए दूसरे लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर कोई जवाब नहीं आता। तभी इन्हें सीसीटीवी कैमरे पर निक्की और लाती असाइलम के दरवाजे पे आती दिखती हैं, जिन्हें ये लोग अंदर ले लेते हैं। निक्की और लाती बताती हैं कि जमाल मर चुका है। साथ ही इन्हें बोर्ड पे एक लड़की दिखाई दी थी, पर इन्हें पता नहीं कि वो कौन थी। तभी लाती इन्हें बताती है कि इन्हें पांडु दिखा था
और यहाँ हमें पता चलता है कि निकी ने लाती से झूठ बोला था। निकी को लगा था कि वो लड़की पांडु को मार देगी, इसलिए वो लाती को लेकर वहाँ से भाग आई थी। इस झूठ का पता लगते ही लाती उसे गुस्से में थप्पड़ मार देती है। तब दारा उसे संभालती है। अब लाती की नजर वहाँ दीवार पे लगी फोटो पे पड़ती है, जिनमें वो उस लड़की को पहचान लेती है, यानी वो इविल एंटिटी उसी असाइलम की एक पेशेंट थी। निकी सारी मौतों का जिम्मेदार नोआ को ठहराती है, क्योंकि उसे हीरो बनना था और उस लड़की की मदद करने के लिए ही वो इस आइलैंड के अंदर आया था। अचानक इन्हें असाइलम के दरवाजे पे एक आवाज सुनाई देती है। जैसे ये लोग दरवाजा खोलते हैं, पांडु के खून से सनी लाश ठीक इनके सामने आके गिरती है। वो मर चुका था। अपने दोस्त की लाश देखकर सब बुरी तरह टूट जाते हैं। अब सच जानने के लिए ये लोग सीसीटीवी की उसी फुटेज को देखते हैं जो ठीक 10 साल पहले की थी, यानी कि उसी स्टार्टिंग सीन की। उस इविल एंटिटी ने वहाँ के सारे असाइलम वर्कर को और पेशेंट को एक एक करके बुरी तरह मार दिया था। अब एकदम से ही वो इविल एंटिटी कैमरे के सामने आके इन्हें हॉन्ट करती है। दोस्तों, इन्हें अभी भी उस इविल एंटिटी के बारे में जानना था कि आखिर वो कौन है, इसलिए ये लोग सीधे आर्काइव रूम में जाते हैं। वहाँ ढूंढने पर इन्हें पेशेंट की ओरिजिनल फाइल मिलती है, जिसका नाम था माला पुत्री। माला की फाइल्स के साथ कुछ टेप्स थे, जिसमें एक दर्दनाक कहानी सामने आती है। दोस्तों, बचपन में माला का पिता काफी अब्यूसिव था। वो उसे छोटी छोटी बात पे मारा करता था, पर ये सब देखने के बावजूद भी उसकी माँ उसके पिता को नहीं रोकती थी। एक दिन माला ने अपने पिता के ऑफिस की दीवार पे ड्राइंग्स बना दी थी, क्योंकि उसे पता चला था कि उसका पिता वहाँ बोर होता है। ये देखकर उसके पिता ने उसे बुरी तरह मारा था, पर माला अभी ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसने अपने पिता को जान से मार दिया था। जिसके बाद उसकी माँ उसे इस असाइलम में छोड़ के चली गई। माला अपने अकेलेपन में हर रोज अपनी माँ का इंतजार करती थी, पर अपनी माँ के ना आने पर उसके अंदर अजीब सा गुस्सा भर गया था। उसे लगने लगा था कि अगर उसकी माँ नहीं आई तो किसी को भी खुश रहने का कोई हक नहीं है। इसीलिए एक दिन माला ने असाइलम की एक दूसरी लड़की पर हमला कर दिया था। जिसके बाद वहाँ की हेड ने माला से बात करी और उससे कहा कि उसमें और उसके पागल बाप में कोई फर्क नहीं है, और अगर वो ऐसी हरकतें करती रही तो वो वापस जाना डिजर्व नहीं करती। ये सुन के माला बुरी तरह टूट गई थी। तब हम माला को ये कहते हुए सुनते हैं कि जब वो मरेगी सिर्फ उसकी माँ ही उसे दफना सकती है। माला की ये कहानी सुन के दारा को अपनी माँ की याद आती है, जिसे हमेशा दारा की परवाह थी, पर दारा को अपनी माँ सिर्फ रोक टोक वाली लगती थी। आगे माला का टेप देखने पे इन्हें पता लगता है कि असाइलम वाले माला को बुरी तरह रखा करते थे और उसे शांत रखने के लिए उसे इंजेक्शन दिया करते थे। दोस्तों, एक दिन माला का अकेलापन उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। माला ने अपनी चेन खोल के अपना गला घोट के अपनी जान दे दी। ये भयानक टेप देखकर सभी लोगों को माला के लिए बुरा लगता है। अब दारा समझ चुकी थी। जंगल में रोते हुए उस लड़की की जो आवाजें आ रही थी वो किसी और की नहीं बल्कि माला की तड़पती हुई आत्मा की आवाज थी, जो आज भी अपनी माँ को पुकार रही थी। दारा कहती है कि उन्हें माला की लाश को असाइलम में ढूंढकर उसे दफनाना होगा। सिर्फ तभी वो इविल एंटिटी इन्हें इस आइलैंड से जाने देगी, जिसके लिए दारा और नोआ मुर्दाघर जाते हैं और लाती और निकी शॉवेल लेने जाते हैं। नोआ और दारा को माला का कंकाल मिल गया था, जिसे ये लोग बैग में डाल के बाहर लाते हैं। लाती ले वो अंदर अकेली ही शॉवेल लेने जाती है। ये लोग जैसे ही शॉवेल लेके बाहर आती हैं, उस एंटिटी ने लाती को उस रूम में बंद कर दिया था। निकी उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश करती है, पर उसे सिर्फ लाती की चीख सुनाई देती है। अब जब दरवाजा खुलता है तो निकी देखती है कि उस इविल एंटिटी ने लाती के सर पे वार करके उसे बुरी तरह मार दिया था। ये बताने निकी जब बाहर जाती है तो वो इविल एंटिटी उसको घसीटते हुए अपने साथ ले जाती है। बाहर दारा लोग इन लोगों का इंतजार कर रहे थे, पर काफी वक्त हो गया था, इसीलिए दारा लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि लाती मर चुकी है। उधर निकी असाइलम से बाहर भागने की कोशिश करती है, पर दरवाजा बंद था और अब वह इविल एंटिटी सीधे निकी के सामने खड़ी थी, जो चलते हुए उसकी तरफ बढ़ती है। तभी निकी वहाँ गैस सिलेंडर देखती है और उसकी पाइप को खोल देती है। निकी यहाँ उस एंटिटी से कहती है कि अगर वो मरी तो वो उसे साथ लेकर मरेगी, पर तभी वो इविल एंटिटी निकी का मुंह चेन से जकड़ देती है। उस चेन से वही सिलेंडर बंधे हुए थे और जैसे ही माला चिल्लाती है, उस चेन से निकी का सर 2 हिस्सों में अलग हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। बाहर दारा लोगों ने माला की लाश दफना दी थी, जिसने माला को गुस्सा दिला दिया था। अब वो नोआ को खींचते हुए अंदर ले जाती है। अंदर नोआ निकी की बुरी तरह कटी लाश को देखता है। माला ने नोआ को अंदर बंद कर लिया था,
तभी वहाँ दारा पहुँचती है। वो माला की फीलिंग्स को समझती है और जानती है कि उसकी माँ उसे कभी लेने नहीं आई। जिस तरह माला के लिए उसकी माँ इम्पोर्टेंट थी, उसी तरह दारा के लिए भी उसकी फैमिली इम्पोर्टेंट है। वो अपनी माँ को मिस कर रही है, इसीलिए माला उन्हें इस आइलैंड से जाने दे। तभी नोआ को वहाँ पड़ा लाइटर दिख जाता है, जिसे जलाते ही वहाँ जोर का धमाका होता है। अगले दिन उस आइलैंड पे हम रेस्क्यू टीम और इन लोगों के परिवार वालों को पहुंचते हुए देखते हैं। इन लोगों की लाशों को बाहर निकाला जाता है और इनमें से सिर्फ दारा ही जिंदा बची थी। दोस्तों, इस आइलैंड को आखिरी बार 10 साल पहले ट्रेस किया गया था, जिसके बाद हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। दारा का नाम सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया था। माना जाता है कि वो आइलैंड 10 साल पहले खो गया था। यह हम दारा की माँ को आता देखते हैं, जो उसके लिए नाश्ता बना के लाई थी। दारा यहाँ अपनी माँ को गले लगाती है और कहती है कि उसकी माँ उसे दोबारा कभी नहीं छोड़े। जैसे ही उसकी माँ दरवाजा बंद करके जाती है, हम वहाँ उन्हीं ड्राइंग्स को देखते हैं जिसे असाइलम में दारा और नोआ ने देखा था। और यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। दोस्तों, उस आइलैंड से दारा नहीं बल्कि उसके शरीर में माला लौटी थी, जो पेपर में ठीक अपने माँ के साथ अपनी ड्राइंग बना रही थी। और बस ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी प्लाओ हंतु यानी कि घोस्ट आइलैंड 2024 की। आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ तो हाइप, लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।